हेलो सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून। आप सभी का डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी पर स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। ठीक, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। तो देखिए, ये जो स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, क्रिया प्रसूत, प्रसूत का मतलब आप समझते हैं। इन चीज़ों को आप अपनी डेली लाइफ के साथ कनेक्ट कीजिए। जैसे आप लोग किसी हॉस्पिटल के बाहर देखते हो ना कि भाई प्रसूति के अंदर जच्चा बच्चा प्रसूति के अंदर। प्रसूति का मतलब क्या होता है? जन्म देना। प्रसूति का मतलब क्या होता है भाई? जन्म देना। मतलब ऐसा स्थान जहां बच्चे को जन्म देने की क्रिया की जाती है, बच्चे को जन्म देने की क्रिया करवाई जाती है। तो जच्चा बच्चा प्रसूति केंद्र, तो यही प्रसूति जो शब्द है वो प्रसूत से बना है। प्रसूति शब्द है वो प्रसूत से बना है। प्रसूति का मतलब क्या होता है? जन्म देना। तो ये कहते हैं स्किनर कि ये कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, उसका ये स्वभाव है कि वो क्रिया को जन्म देगा ही देगा। क्रिया को वो जन्म देगा ही देगा। और फिर जब वो क्रिया को जन्म देता है, यानी कि क्रिया करता है, तो क्रिया जब करता है और क्रिया करने के बाद यदि उसको मन चाहा, क्रिया करने के बाद यदि उसको मन चाहा क्या मिल जाए? पुनर्बलन मिल जाए। मन चाहा क्या मिल जाए? पुनर्बलन मिल जाए। तो फिर क्या होता है? वो उस क्रिया को सीख लेता है, उस काम को सीख लेता है, उसके साथ अनुबंध स्थापित कर लेता है। ठीक है ना? जैसे जैसे कोई व्यक्ति ने कोई काम किया भाई, है ना? अब मान लो कोई बच्चा है, बच्चे ने क्या किया? जो बच्चा वो कर लेता है क्या कि उसने होमवर्क कर लिया, बहुत बढ़िया। बच्चे ने क्या कर लिया? होमवर्क कर लिया। और होमवर्क करने के बाद बच्चे को नहीं पता कि क्या मिलने वाला है, लेकिन मैडम ने उसकी कॉपी पर क्या लिख दिया? वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई। ठीक है, तो बच्चे को यहाँ पर क्या मिल गया? पुनर्बलन। पुनर्बलन केवल वही नहीं होता कि आपको चॉकलेट दी जाए, टॉफी दी जाए, इनाम में ज्योमेट्री दी जाए, पेंसिल दी जाए, पेन दिया जाए। पुनर्बलन केवल वही नहीं होता। पुनर्बलन का मतलब क्या होता है? अगर आपको कोई शाबाश भी बोल देता है ना, तो वो भी क्या है? वो भी एक पुनर्बलन है। अगर कोई वेरी गुड बोलता है तो वो भी एक पुनर्बलन है। ठीक है, तो पुनर्बलन अगर उसको मिल गया, बच्चा है, उसकी मैडम ने लिखा कि वेरी गुड, और बच्चे को पुनर्बलन मिल गया। अब बच्चा अगले दिन अगर काम करेगा ना, होमवर्क करेगा, तो वो ये चाहेगा कि मेरा होमवर्क बहुत बढ़िया है ना, एकदम मैं बेस्ट करूं, ताकि अब मैं अगर जाऊं तो मेरे को दोबारा से क्या मिल जाए? दोबारा से मेरे को वेरी गुड मिल जाए। हालांकि होमवर्क तो उसको करना ही था, होमवर्क तो उसको करना ही था, लेकिन होमवर्क करने के बाद, उस काम को करने के बाद अगर उसको पुनर्बलन मिल जाता है मन चाहा, तो फिर वो क्या करता है? उसके साथ अनुबंध को बना लेता है। देखो, उसको प्रशंसा मिल गई। और हम सभी, मानव मन क्या है? मानव मन प्रशंसा का भूखा है। मानव मन क्या है? प्रशंसा का भूखा है। हमें प्रशंसा चाहिए भी। हमें क्या चाहिए? प्रशंसा चाहिए, है ना? प्रशंसा सुन के सभी खुश होते हैं ना। तो यही इनका सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। देखो, जो ये व्यवहारवादी थे, इन्होंने, व्यवहारवादियों ने शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर क्या महत्वपूर्ण इनकी देन है, इन्होंने क्या क्या दिया? व्यवहारवादियों ने, इन्होंने उद्दीपन दिया। उद्दीपन, उद्दीपन क्या होता है? स्टिमुलस। एक तो इन्होंने उद्दीपन के बारे में बताया व्यवहारवादियों ने, एक इन्होंने किसके बारे में बताया? प्रतिक्रिया व अनुक्रिया के बारे में। किसके बारे में? प्रतिक्रिया और अनुक्रिया के बारे में बताया। प्रतिक्रिया अनुक्रिया दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स बोलते हैं। पर दोनों में फर्क क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप पानी को देखकर अपना रिस्पॉन्स कर रहे हो, उसके पास जाकर उसको पी रहे हो, तो वो प्रतिक्रिया है। लेकिन अगर आप पानी के घड़े को देखकर आप खुश हो गए कि अब तो प्यास बुझ जाएगी, पानी इसके अंदर है, तो वो आपकी क्या है? वो अनुक्रिया है। ठीक है, फिर इन्होंने एक शब्द और दिया शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर, और वो शब्द क्या है? पुनर्बलन। पुनर्बलन का मतलब क्या होता है? री इन्फोर्समेंट। पुनर्बलन को हम लोग क्या बोलते हैं? री इन्फोर्समेंट बोलते हैं। यानी कि इनफोर्समेंट, ये थोड़ा सा यहाँ से मेंट, MENT आएगा भाई। तो रीइंफोर्समेंट क्या होता है? पुनर्बलन। पुनर्बलन का मतलब क्या होता है कि अगर हमें काम करने के बाद मन चाहा पुनर्बलन मिल जाए, तो हम उस काम को बार बार दोहराना चाहेंगे। अब जो स्टिमुलस अगर काम करने से पहले हम देंगे तो स्टिमुलस है, काम करने के बाद देंगे तो वही स्टिमुलस पुनर्बलन बन जाता है।
जैसे मछली को अंदर से अंदर से बिल्ली को क्या दिखाई दे रहा है, बाहर प्लेट में रखी हुई मछली, तो मछली उसके लिए क्या है, स्टिमुलस है, ठीक है ना। और मछली को देखकर जब वो काम कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही है, और वो पिंजरे से बाहर निकल कर आ जाएगी, उसके बाद यही मछली उसके लिए क्या बन जाएगी, यही मछली उसके लिए पुनर्बलन बन जाएगी। यही मछली उसके लिए क्या बन जाएगी, पुनर्बलन बन जाएगी, यानी कि रीइंफोर्समेंट बन जाएगी, ठीक है। तो जो स्किनर है, अब आपको सारा समझ में आ गया होगा सारा मामला कि उद्दीपन क्या है, अनुक्रिया क्या है, पुनर्बलन क्या होता है। तो जो स्किनर है, इनको पुनर्बलन का जनक कहा जाता है। स्किनर को क्या कहा जाता है, पुनर्बलन का जनक। एक बात याद रखना कि पुनर्बलन की जो थ्योरी है, पुनर्बलन के ऊपर जो थ्योरी है वो किसने दी थी, थ्योरी तो दी थी हल ने, लेकिन पुनर्बलन का जो जन्मदाता है, पुनर्बलन का जो जन्मदाता है, यानी कि ये शब्द किसने दिया था, ये शब्द स्किनर का दिया हुआ है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये भी अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, और अमेरिका के अंदर कहाँ पर, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंदर ये काम किया करते थे, ठीक है, वहां पर ये काम किया करते थे। इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंदर इस थ्योरी को इन्होंने दिया था 1938 ईस्वी में। इन्होंने ये सिद्धांत दिया, कब दिया इन्होंने सिद्धांत, 1938 ईस्वी के अंदर दिया। इन्होंने थोरनडाई के एस और आर थ्योरी को पलटकर आर और एस बना दिया। थोरनडाई की एस और आर को इन्होंने बदलकर क्या बना दिया, आर और एस बना दिया। यानी कि थोरनडाई तो कहते हैं कि पहले क्या होना चाहिए, पहले स्टिमुलस होना चाहिए, तो स्टिमुलस को देखकर क्या करता है, प्राणी रिस्पॉन्स करता है। लेकिन इन्होंने कहा कि हमेशा पहले स्टिमुलस का होना जरूरी नहीं है। कई बार कोई प्राणी होता है वो बिना स्टिमुलस के भी काम करता है, आर का मतलब क्या है, वो बिना स्टिमुलस के भी काम करता है, लेकिन उसको बिना स्टिमुलस के भी काम कर रहा है, आर काम करने के बाद यानी कि रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स करेगा किसके लिए, बिना, वैसे ही उसको नहीं पता कि काम के बाद उसको क्या मिलने वाला है, लेकिन वो काम करेगा, ये उसका स्वभाव है। और काम करने के बाद अगर उसको क्या मिल जाए, पुनर्बलन मिल जाए, स्टिमुलस के रूप में पुनर्बलन मिल जाए, तो वो उस काम को क्या कर लेता है, जल्दी ही सीख लेता है। वो क्या कर लेता है, उस काम को जल्दी ही सीख लेता है। फिर देखिए इस सिद्धांत के अन्य नाम और कौन कौन से हैं। इस सिद्धांत के अन्य नाम हैं, हाँ जी, इस सिद्धांत के अन्य नाम है सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, आरएस सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिकी अनुबंधन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से हैं, एक तो इस सिद्धांत का नाम है सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, आरएस सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिकी अनुबंध का सिद्धांत। स्किनर ने ऐच्छिक अनुक्रियाओं के घटित होने का अध्ययन किया, ठीक है ना। ये तो इसके नाम है जो आपको याद करने हैं एज इट इज, उसके अंदर तो कोई समझाने वाली बात ही नहीं है कि सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत है, सक्रिय हो जाता है व्यक्ति काम करने के लिए। आर एस, स्किनर की एस आर थ्योरी को बदलकर इन्होंने क्या कर दिया था, आर एस कर दिया था। साधनात्मक अनुबंध का सिद्धांत है, ठीक है ना। उसके बाद नैमित्तिकी अनुबंध का सिद्धांत है। ये कहते हैं एक मिनट, हाँ जी, स्किनर का कहना है कि स्किनर ने ऐच्छिक अनुक्रियाओं के, ऐच्छिक अनुक्रिया मतलब ऐसी अनुक्रियाएं जिनको हम लोग चाहते हैं, हमको जिनकी इच्छा है, वो ऐच्छिक अनुक्रिया है। ऐच्छिक अनुक्रियाओं के घटित होने का अध्ययन किया। कैसी अनुक्रियाओं का अध्ययन किया कि जो ऐच्छिक है, मान लो हम अपनी इच्छा से कोई काम कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा से क्या कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो जब इच्छा से कोई काम कर रहे हैं जो अपने पर्यावरण में कर रहे हैं, सक्रिय होकर, एक्टिव होकर, तो इसे ही क्या करते हैं, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। देखो एक बात सुनो, पहले मैं आपको इनकी थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, फिर आपको ये सारी बातें समझने में और भी अच्छी तरह आ जाएंगी, ठीक है। तो इनकी थ्योरी क्या है, स्किनर की जो थ्योरी है वो, इनकी थ्योरी क्या कहती है, हाँ जी, स्किनर ने जो पहला प्रयोग है वो 1938 के अंदर किया था, और वो एक चूहे के ऊपर किया था। आपको वो आगे वाली बातें तभी समझ में आएंगी जब आपको ये थ्योरी आती होगी। 1938 के अंदर चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स का निर्माण किया, एक पेटी इन्होंने ली, एक बॉक्स का निर्माण किया, ठीक है ना। ये तो बड़ा भद्दा सा बन गया भाई। इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स का क्या किया, इन्होंने निर्माण किया, और इसके अंदर क्या था, मतलब बॉक्स के अंदर यहाँ पर एक चूहा था,
यहाँ पर क्या था, एक चूहा था यहाँ पर, ठीक है, और चूहा था, यहाँ पर क्या लगा हुआ था, एक लीवर लगा हुआ था, यहाँ पर क्या था, एक लीवर, और यहाँ पर एक प्लेट रखी हुई थी, ठीक है। व्यवस्था ऐसी की गई थी कि जितनी बार ये लीवर दबेगा, प्लेट में से भोजन आकर, ऊपर में से भोजन आकर प्लेट में गिर जाएगा। तो ये चूहा क्या करता है, यहाँ पर इधर उधर उछल कूद करता है। चूहे को नहीं पता कि मुझे इस काम करने के बदले क्या मिलने वाला है। अचानक इस उछल कूद के अंदर उसका पैर इस लीवर के ऊपर पड़ता है। इस पैर कहाँ पड़ता है, इस लीवर के ऊपर पड़ता है। लीवर दबता है, लीवर के दबने पर ही ऊपर क्या लगा होता है, एक बल्ब लगा होता है, यानी कि एक प्रकाश युक्त बल्ब जगेगा। लीवर के दबने पर एक प्रकाश युक्त बल्ब जगता है और इस प्लेट के अंदर भोजन आ जाता है। तो चूहे ने आरंभ में उस भोजन को नहीं देखा, चूहे ने आरंभ में उस भोजन को नहीं देखा, लेकिन बाद में जैसे ही नजर इसकी भोजन के ऊपर पड़ी, इसने इसको खा लिया। दोबारा फिर वो चूहा उछल कूद यहाँ वहां करने लगा, फिर दोबारा उसके ये लीवर दब गया गलती से, एकदम अचानक दबा, उसको थोड़ा ना पता था कि लीवर को दबाने से भोजन मिलेगा। फिर यहाँ पर एक प्रकाश युक्त बल्ब जगता है और प्लेट में भोजन आ जाता है। तीसरी बार फिर ऐसा किया, चौथी बार फिर ऐसा किया। जब बार बार ऐसा किया गया तो चूहे को यह पता चल गया कि यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ दबता है, जिससे ये बल्ब जगता है और इसके अंदर भोजन आ जाता है, ठीक है। तो कई प्रयासों के बाद ये जो चूहा है, इसने इस लीवर को दबाना सीख लिया। अब जब भी इसको इस बॉक्स के अंदर रखा जाता, इस पेटी के अंदर रखा जाता, ये सीधा आकर इस लीवर को ही दबाता था, ठीक है, और भोजन को प्राप्त कर लेता था। मतलब जो इसको क्रिया करने के बाद जो इसको पुनर्बलन मिल रहा था, तो इसके आधार पर इसने क्या कर लिया, इसने सीख लिया कि कैसे लीवर को दबाया जाता है। इस आधार पर इसने क्या सीख लिया कि कैसे लीवर को दबाया जाता है। ये जो पेटी है, इसका नाम बाद में इनके शिष्यों ने स्किनर पेटी नाम रखा था। बाद में इनके शिष्यों ने इसका नाम क्या रखा था, स्किनर पेटी जो है इनका, इसका नाम रखा गया था, ठीक है। फिर देखो, इन्होंने दूसरा प्रयोग जो किसके ऊपर किया, 1943 के अंदर दूसरा प्रयोग इन्होंने कबूतर के ऊपर किया था। दूसरा प्रयोग 1943 ईस्वी के अंदर किसमें किया गया, कबूतर पर किया गया था। तो ये क्या करते हैं, ये एक कबूतर को लेते हैं और कबूतर को एक पिंजरे में क्या कर देते हैं, पिंजरा जो है उसमें बंद कर देते हैं। पिंजरे में व्यवस्था ऐसी की गई थी कि जहां कबूतर बैठता है उसके सामने एक बटन लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था, एक बटन लगा हुआ था, और बटन के नीचे क्या थी, एक कटोरी थी, ठीक है। व्यवस्था ऐसी की गई थी कि जब भी वो कबूतर उसको चोंच मारेगा बटन के ऊपर, कटोरी में अनाज के दाने आकर गिर जाएंगे, ठीक है। फिर जब दोबारा चोंच मारेगा फिर अनाज के दाने गिरेंगे, तीसरी बार मारेगा फिर अनाज के दाने गिरेंगे। तो हुआ क्या कि कबूतर को जब इसके अंदर छोड़ा गया तो कबूतर क्या करता है, क्रिया को करता है, मतलब इधर उधर वो चोंच मारता है, क्योंकि काम का करना क्या है, क्रिया को करना। क्रिया को करना क्या है, कबूतर का काम है, वो काम को करेगा। इधर उधर चोंच मारता है, अचानक उसका जो चोंच है उसकी बटन के ऊपर लग जाती है। अचानक उसकी चोंच कहाँ लगती है, बटन के ऊपर लग जाती है। जैसे चोंच बटन के ऊपर लगती है, कटोरी में अनाज के दाने आ जाते हैं और कबूतर उनको खा लेता है। फिर वो दोबारा जब इधर उधर चोंच मारता है, फिर जो चोंच है इस बटन के ऊपर लग जाती है, फिर से कटोरी के अंदर अनाज के दाने आते हैं। तीसरी बार फिर ऐसा होता है, तीसरी बार फिर ऐसा होता है कि जब भी यहाँ पर वो चोंच मारता है तो अनाज के दाने फिर से इस कटोरी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अनाज के दाने क्या है जस्ट मिनट भाई। हाँ जी, तो देखिए, जो बटन को दबाता है फिर अनाज के दाने आ जाते हैं, फिर बटन को दबाता है फिर अनाज के दाने आ जाते हैं। तो इस तरह से कई प्रयासों के बाद जो कबूतर है वो क्या सीख जाता है, इस बटन को दबाना सीख जाता है, ठीक। क्लियर बात। हाँ जी, अब देखिए, हाँ जी, अब देखिए, तो स्किनर जो है, स्किनर ने क्या किया कि जो हाँ जी, स्किनर ने क्या किया, ऐच्छिक अनुक्रियाओं के घटित होने का अध्ययन किया। मतलब जो क्रियाएं हम अपनी इच्छा से करते हैं,
जैसे कबूतर अपनी इच्छा से क्या करता है, सारा दिन इधर उधर चोंच मारता है, किसके लिए, भोजन के लिए, ठीक है ना। जानवरों का तो एक ही तो उद्देश्य है, क्या, कि भोजन करना, अपना पेट भरना, और जानवरों का कोई दूसरा गोल थोड़ा है लाइफ के अंदर, कोई दूसरा थोड़ा इन्होंने कुछ सोच रखा है कि कोई बिजनेस करना है बड़ा। अब गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, कोई भी जानवर हो, कोई भी पक्षी हो, उसका एक ही मोटिव होता है कि अपना पेट भरना भाई, उसके अलावा कोई दूसरा तो होता नहीं। अब चूहा है, चूहे का भी क्या एक ही काम है, चूहे का काम है केवल पेट भरना, और दूसरा तो कोई होता ही नहीं, चूहे का काम एक ही काम है, क्या, पेट भरना, दूसरा काम नहीं होता। तो देखो यहां पर क्या है कि जो चूहा है, यहां पर क्या है कि जो चूहा है वो काम को करता है, उसकी इच्छा है इधर उधर, मतलब भोजन की तलाश में इधर उधर घूमना फिरना। ऐच्छिक अनुक्रियाओं के घटित होने का अध्ययन किया, मतलब जो क्रिया हम अपनी इच्छा से करते हैं, जो प्राणी द्वारा अपने पर्यावरण में सक्रिय होने पर होती है। प्राणी अपने पर्यावरण में सक्रिय हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, इसे ही क्या बोलते हैं, क्रिया प्रसूत कहा गया है। इसे क्या कहा गया, क्रिया प्रसूत कहा गया है। इसमें सीखने वाले की भूमिका सक्रिय होती है, सक्रिय माना एक्टिव, सीखने वाले की भूमिका सक्रिय होती है और क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद क्या कहता है, कौन, स्किनर। स्किनर कहता है उसके बाद कि भाई पुनर्बलन के द्वारा, किसके द्वारा, पुनर्बलन के द्वारा किसी अनुक्रिया को दोहराए जाने की प्रवृत्ति बढ़ाई जाती है। मान लो आपको, आप काम तो कर रहे हो, आप वातावरण के अंदर एक्टिव हो, आप सक्रिय हो, आप काम तो कर रहे हो, लेकिन आपको अगर उस काम के बदले अगर आपको पुनर्बलन दे रहे हैं, कोई रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है, ठीक है, तो उस काम को हम लोग बार बार करना चाहेंगे, उसको दोहराया जाने की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे चूहे को जब भी क्या दिया गया, चूहे को जब भी भोजन दिया गया, जब भी खाना दिया गया, तो वो बार बार ऐसा करता था, लीवर को दबाता था, फिर भोजन मिलता था, फिर लीवर को दबाता था, फिर भोजन मिलता था। इसी तरह से कबूतर है, कबूतर को अनाज के दाने मिलते थे तो वो बटन को दबाता था, फिर अनाज के दाने मिले फिर बटन दबा दिया। अरे बटन दबाता क्यों था, क्योंकि उसको पुनर्बलन मिल रहा था, और वो किसी भी काम को दोहराए जाने की प्रवृत्ति को आप बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको कहा ना कि बच्चा जो है वो बढ़िया बढ़िया क्या कर लेगा, होमवर्क कर लेगा, तो जब बढ़िया बढ़िया होमवर्क कर लेगा, बढ़िया बढ़िया क्या कर लेगा, होमवर्क कर लेगा, तो टीचर उसको क्या देगा, मान लो टीचर ने उसने वेरी गुड लिख दिया, तो अगले दिन फिर बढ़िया करेगा, उससे अगले दिन फिर बढ़िया करेगा। जब तक टीचर पुनर्बलन देता रहेगा ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, स्टार, कभी स्टार बना देगा, कभी कॉपी के ऊपर क्या बना देगा, कोई कॉपी के ऊपर कोई चॉकलेट बना देगा, ऐसे टीचर ऐसे भी तो करते हैं ना आजकल, कि इसके ऊपर कोई डेयरी मिल्क की चॉकलेट बना दी। तो ये क्या करते हैं, उसके काम को बार बार दोहराने की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाई जा सकती है। व्यक्ति का व्यवहार धीरे धीरे, शेपिंग क्या होती है, शेपिंग, इन्होंने एक तो शेपिंग शब्द का भी प्रयोग किया और एक अंतर्नोद शब्द का भी इन्होंने प्रयोग किया। तो ये शेपिंग और अंतर्नोद क्या होता है, शेपिंग, शेपिंग का मतलब होता है कि व्यक्ति का व्यवहार धीरे धीरे खास लक्ष्य की ओर पुनर्बलन के आधार पर ले जाया जाता है। मान लो कोई भी व्यक्ति का व्यवहार है, आप उसको धीरे धीरे किसी खास लक्ष्य की ओर लेकर जा रहे हो, तो किसके आधार पर, पुनर्बलन के आधार पर ले जाया जाता है। जैसे जब चूहा पिंजरे के अंदर बंद था, चूहा, तो चूहा जब भी लीवर को हल्का सा भी टच करता था ना, मान लो चूहे का जो पंजा है वो लीवर को हल्का सा भी टच कर दिया, इतने में ऊपर से अनाज के इतने में ऊपर से भोजन नीचे गिराया जाता था। मतलब उसको लीवर को जोर से दबाने की जरूरत नहीं थी, अगर हल्का सा भी दबा दिया ना तभी भोजन दे दिया। अगर कबूतर ने हल्की सी चोंच मार दी तो भोजन दे दिया। क्योंकि भाई अगर आप व्यक्ति के व्यवहार को बदलना चाहते हो, अगर आप उसको कुछ सिखाना चाहते हो, किसी खास लक्ष्य की ओर लेकर जाना चाहते हो, तो आप पुनर्बलन के आधार पर ले जा सकते हो। अब देखो, जैसे आपका बच्चा है, आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता इतनी मन लगाकर, लेकिन आप उसको सारा दिन डांटते रहते हो, धमकाते रहते हो, मारते रहते हो, तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। आप क्या करते हो, अगर बच्चे ने थोड़ा सा काम कर लिया, थोड़ा सा याद कर लिया, बढ़िया आपको सुना दिया, आपने उसको एक चॉकलेट दे दी, कभी टॉफी दे दी, कभी पार्क में घुमाने के लिए लेकर चले गए, कभी उसको कुछ और दे दिया, कभी उसको मनपसंद ज्योमेट्री बॉक्स जो है वो लाकर दे दिया, मनपसंद क्या है, ज्योमेट्री बॉक्स लाकर दे दिया, तो आप क्या कर रहे हो, आप बच्चे को पढ़ने की आदत डाल रहे हो। आप ये चाहते हो कि मेरा बच्चा जो है ना वो बहुत ज्यादा क्या हो जाए, इंटेलिजेंट हो जाए। और इंटेलिजेंट बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप उसके व्यवहार को धीरे धीरे खास लक्ष्य की ओर लेकर जा रहे हो। कैसे, पुनर्बलन के आधार पर। अगर आपने अपने बेटे को कह दिया ना कि मेरा तो राजा बेटा है और ये पढ़ने में बड़ा होशियार है, तो यही बच्चे के लिए पुनर्बलन बन जाएगा। हमेशा बच्चे को टॉफी, चॉकलेट, ज्योमेट्री, पेन, पेंसिल देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने उसको प्यार से अगर बेटे को आपने एक बार ऐसे मुंह के हाथ लगा के कह दिया ना कि मेरा बेटा तो बड़ा प्यारा है, ये तो कर लेता है काम, तो बच्चे के लिए वही पुनर्बलन है भाई।
वही पुनर्बलन बन जाएगा। ठीक है, तो अगर वो शेपिंग होता है, मतलब आपने किसी के व्यवहार को शेप देनी है, आपने अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना है कि क्लास में आपका बच्चा टॉप लेवल के ऊपर आए, जीवन के अंदर वो सफल हो जाए, है ना? आप सभी माँ बाप ये चाहते हैं, सभी चाहते हैं ना। मैं भी अपने बच्चों के लिए ऐसा सोचती हूँ, आप लोग जो मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप भी ऐसा सोचते होंगे, ठीक है ना? अगर आप अनमैरिड है तो कल को ऐसा सोचोगे जब आप हमारी स्टेज के अंदर आ जाओगे। तो ये हर माता पिता के मन के अंदर होता है, आपके माता पिता के अंदर भी था, आपके मन के अंदर भी है अपने बच्चों के लिए। तो हम उसके व्यवहार को क्या देना चाहते हैं? शेपिंग, शेप देना चाहते हैं। अगर आप किसी के व्यवहार को कोई शेप देना चाहते हो तो आप उसको खास लक्ष्य की ओर लेकर जाओगे, कैसे? पुनर्बलन के आधार पर, है ना? अगर आप उसको मार रहे हो, डांट रहे हो, फटकार रहे हो, तो वो सही तरीका नहीं है, ठीक है ना? उसके बाद है अंतर्नोद। अंतर्नोद क्या होता है? ड्राइव। ड्राइव का मतलब क्या होता है? अंतर्नोद ड्राइव, या आप इसको चालक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? चालक भी बोल सकते हो। ये एक प्रकार का धक्का है जो काम करने के लिए हमें क्या करता है? प्रेरित करता है। अगर हम कोई काम करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हम ड्राइव में आ जाते हैं। हम लोग कैसे आते हैं? ड्राइव में। हमारे अंदर से काम करने की लगन है तभी तो काम करेंगे। आपके अंदर कोई काम करने की लगन ही नहीं है तो आप काम कैसे कर लोगे? नहीं करोगे। तो आप ड्राइव में तभी आओगे, आप ड्राइव में तभी आओगे जब आपका मन करेगा, मतलब ये अंदर से धक्का होता है। जो स्किनर का जो चूहा है, वो चूहा काम करना चाहता है। क्या काम करना चाहता है? इधर उधर भोजन की तलाश में वो भटक रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, ठीक है? अचानक उसका पैर लीवर पे पड़ता है। तो अंतर्नोद जो ड्राइव है ना, वो जरूरी है काम को सीखने के लिए। जो बंदा ड्राइव के अंदर नहीं आता तो वो कुछ भी नहीं सीख सकता। जो व्यक्ति ड्राइव की तरफ नहीं आएगा वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा, ठीक है ना? अगर देखो, आप काम करने के लिए आप तैयार ही नहीं हो, आप काम करने के लिए तैयार ही नहीं हो, आप ड्राइव के अंदर नहीं है, तो कोई दुनिया का कोई टीचर आपको नहीं सिखा सकता। दुनिया का कोई भी टीचर आपको नहीं सिखा सकता अगर आप काम करने के लिए तैयार नहीं हो, अगर आप ड्राइव के अंदर नहीं आओगे। तो जब आप ड्राइव में आओगे तभी आपको कुछ सिखाया जा सकता है। स्किनर का मानना है कि अनेक अनुक्रियाओं के लिए उद्दीपक की उपस्थिति जरूरी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात तो हम कर चुके हैं। स्किनर मानते हैं कि अगर रिस्पॉन्स करना हो ना, कई रिस्पॉन्स ऐसे होते हैं जिनके लिए सामने स्टिमुलस का होना जरूरी नहीं है। हम लोग काम तो करेंगे, रिस्पॉन्स तो करेंगे, क्योंकि हमारे ये जन्मजात प्रवृत्ति है, भी बायोलॉजिकल है। हम लोग काम तो करेंगे, लेकिन उस काम करने के बदले में यदि हमें मनचाहा पुनर्बलन मिल जाए तो हम उस काम को बार बार करना चाहेंगे। तो स्किनर यही मानते हैं कि सभी अनुक्रियाओं के लिए उद्दीपक की जरूरत नहीं होती। भाई, पुनर्बलन से प्रेरित होने वाले व्यवहार को क्या बोलते हैं? क्रिया प्रसूत। भाई, ऐसा व्यवहार जो किससे प्रेरित हो? पुनर्बलन से। किससे प्रेरित हो? पुनर्बलन से। क्योंकि चूहा किससे प्रेरित था? पुनर्बलन से। उसको खाने के लिए भोजन मिल रहा था, है ना, बार बार भोजन प्लेट के अंदर आ रहा था। जो कबूतर है वो कैसे प्रेरित था? वो भी पुनर्बलन से, क्योंकि उसके पास जो कटोरी थी उसमें अनाज के दाने आ रहे थे। तो अगर हम कोई भी व्यवहार अगर रीइंफोर्समेंट से प्रेरित होकर करेंगे तो उसको क्रिया प्रसूत कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? क्रिया प्रसूत कहा जाएगा। क्लियर बात? तो स्किनर का जो पहला प्रयोग है वो किसके ऊपर था? पहला प्रयोग स्किनर का चूहे के ऊपर था, और जो दूसरा प्रयोग है वो किसके ऊपर था? 1943 के अंदर कबूतर के ऊपर था। तो चूहे को बार प्रेसिंग ऑपरेटर्स बॉक्स में बंद कर दिया गया। स्किनर का दूसरा प्रयोग किस चूहे कबूतर पे था, 1943 के अंदर था। उसके बाद देखो आगे बात करते हैं। तो स्किनर आगे कहते हैं कि जो अनुक्रियाएं, यानी कि जो रिस्पॉन्स, इन शब्दों के अंदर आपको उलझना नहीं है, आसान शब्द है, लिख लेना चाहिए। जो रिस्पॉन्स किसी स्टिमुलस के कारण होता है, जो रिस्पॉन्स किसी स्टिमुलस के कारण होता है उसे अनुक्रिया व्यवहार कहा जाता है। जैसे खाना दिखाने पर लार टपकना, सीधी बात है ना, जो पेवलोव ने की। भाई, कोई भी अगर रिस्पॉन्स हो, अगर वो किसी स्टिमुलस के कारण होता है तो उसे अनुक्रिया व्यवहार कहा जाता है। खाना दिखने पर लार टपकना। लेकिन जो अनुक्रियाएं अपनी इच्छा से होती है, बिना उद्दीपक के, अब देखो, थोरनडाइक की जो बिल्ली है वो बाहर निकलना क्यों चाहती थी? क्योंकि बिल्ली 7-8 घंटे से भूखी थी, और वो बाहर क्या है, उसके सामने क्या रखा हुआ था? उद्दीपक, स्टिमुलस, इसलिए तो वो काम कर रही थी। अब पेवलोव का जो कुत्ता है वो लार क्यों निकालता है? क्योंकि उसको पता है कि घंटी बजते ही भोजन मिलेगा, तो वो भोजन के लिए वो अनुक्रिया कर रहा है। लेकिन जो अनुक्रियाएं अपनी इच्छा से होती है, अब जो स्किनर का चूहा है वो अपनी इच्छा से इधर उधर घूम रहा था, उसको पता थोड़ी ना था कि क्या मिलने वाला है।
तो जो इन क्रियाएं अपनी इच्छा से होती है बिना उद्दीपक के, उसको क्या बोलते हैं? उसको बच्चों क्रिया प्रसूत व्यवहार करते हैं, कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो स्किनर को क्या कहा जाता है? स्किनर को पुनर्बलन का जनक कहा जाता है। स्किनर को क्या कहा जाता है? स्किनर को पुनर्बलन का जनक कहा जाता है। इन्होंने 4 प्रकार का पुनर्बलन दिया। स्किनर ने कितने प्रकार का पुनर्बलन दिया? शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर इन्होंने 4 प्रकार का पुनर्बलन दिया। एक तो है सतत। सतत का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूसली। ठीक है ना? एक ऐसा रीइंफोर्समेंट जिसको आप इंग्लिश में कर सकते हो, इसको कंटिन्यू रिस्पॉन्स। कौन सा होता है? कंटिन्यूसली रिस्पॉन्स कैसे बोल सकते हो? कि जो रिस्पॉन्स आप कंटिन्यू देते हो, लगातार देते हो। 4 प्रकार का पुनर्बलन दिया स्किनर ने। तो सतत होता है लगातार। जैसे मान लो कोई स्कूल है और स्कूल के अंदर बच्चे को हर रोज डेली उसको क्या दिया जाए? कुछ ना कुछ दिया जाएगा। कभी टॉफी दे दी, कभी चॉकलेट दे दी, कभी पेंसिल दे दी, कभी पेन दे दिया, है ना? यानी कि उसको जब भी वो कोई काम करेगा ना, जब भी वो अच्छा काम करेगा तभी उसको डेली दे दिया जाएगा। बच्चा डेली होमवर्क करके जाएगा, लगातार उसको पुनर्बलन दिया जा रहा है, तो वो लगातार होता है। उसके बाद होता है जी आंशिक। उसके बाद होता है आंशिक, पार्शियल रीइंफोर्समेंट। आंशिक क्या होता है? पार्शियल रीइंफोर्समेंट। यानी कि आप कभी तो पुनर्बलन देंगे और कभी नहीं देंगे। अब बच्चा तो हर रोज ही होमवर्क करके आएगा, घर से उसको आना पड़ेगा। तो जब हर रोज होमवर्क करके आएगा तो कभी तो आपने इनाम दे दिया और कभी नहीं दिया, कभी शाबाश बोल दिया और कभी नहीं बोला, तो वो आंशिक होता है। भाई कभी तो हम दे दे और कभी ना दे, अपनी मर्जी है। जी में आया तो बोल दिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, क्लैपिंग करो इस बच्चे के लिए। और नहीं जी में आया तो ना भी बोला, चाहे कितना ही बढ़िया काम क्यों ना हो। उसके बाद होता है अनुपात। अनुपात, रेशियो रीइंफोर्समेंट। जो अनुपात में, जो रेशियो में दिया जाता है, कार्य के अनुपात में। जैसे अगर बच्चे ने बहुत बढ़िया काम किया, जैसे बच्चे ने क्या किया? बहुत बढ़िया काम किया, तो आपने उसको दे दिया पुनर्बलन, और अगर नहीं किया तो ना दिया, सीधी बात है। बहुत बढ़िया किया तो दे दिया, ना दिया तो ना दिया। फिर अगर मान लो उसने कम बढ़िया किया, उसने कम अच्छा किया, तो आपने छोटा दे दिया, और जमा ही कम अच्छा किया तो और भी छोटा दे दिया। मतलब जैसा अगला काम करेगा ना, उस काम के अनुपात में आप उसको पुनर्बलन दे रहे हो। समझ रहे हो ना? उस काम के अनुपात में आप उसको क्या दे रहे हो? पुनर्बलन दे रहे हो। उसके बाद होता है अंतराल, यानी कि समय के अंतराल के अंदर पुनर्बलन देना। उसके बाद क्या होता है? समय के अंतराल में पुनर्बलन दे देना, यानी कि समय के अनुसार। जैसे यूं कह दिया जाए कि हर सैटरडे को क्या, कि हर सैटरडे को क्या दिया जाएगा? यहां पर हर सैटरडे को पुनर्बलन दिया जाएगा। हर सैटरडे को एक चॉकलेट दी जाएगी, हर सैटरडे को एक पेंसिल दी जाएगी भाई। तो वो अंतराल पुनर्बलन है। वहां बच्चे को पता होता है समय के अनुसार पुनर्बलन मिलेगा, रोज थोड़ा ना मिलेगा। अच्छा काम करके जाएंगे तो भी नहीं मिलेगा, बस शनिवार को मिलेगा भाई। तो ये क्या होता है? ये अंतराल पुनर्बलन होता है। समझ में आया? 4 प्रकार का पुनर्बलन दिया। सतत, जो लगातार चलता है, पुनर्बलन डेली दिया जाता है। आंशिक, कभी दे या कभी ना दे। अनुपात होता है कि जितना कार्य किया उसके अनुपात में दे दिया। काम अगर बहुत बढ़िया किया तो बड़ा दे दिया, नहीं किया तो छोटा दे दिया। अंतराल पुनर्बलन क्या होता है? समय के अनुसार पुनर्बलन देना पड़ता है। ठीक है ना? उसके बाद देखो, अब आगे बात करते हैं हम लोग कि अभिकर्मित अनुदेशन। ये अभिकर्मित अनुदेशन क्या होता है? अभिकर्मित अनुदेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो भी स्किनर की दी हुई है। अभिकर्मित अनुदेशन को क्या बोला जाता है? प्रोग्राम्ड लर्निंग। क्या बोला जाता है? प्रोग्राम्ड लर्निंग बोला जाता है। किसको? अभिकर्मित अनुदेशन को, प्रोग्राम्ड लर्निंग। तो 1954 में शिक्षा के क्षेत्र में आया, ये 54 के अंदर आया था। और दिया किसने था? B.S. स्किनर ने दिया। किसने था? भी B.F. स्किनर ने दिया था। तो अभिकर्मित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड लर्निंग क्या होता है? ये कहता है कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई भी शिक्षक पाठ्य वस्तु का निर्माण करता है और बालक क्या करता है? शिक्षक के सहायता के बिना अपनी गति से, ठीक है ना? क्या बोला मैंने इसके अंदर? ध्यान से पढ़ना। अभिकर्मित अनुदेशन क्या है, ध्यान से सीखना। ये कहता है कि मान लो एक ऐसी व्यवस्था है कि टीचर क्या करता है? टीचर पाठ्य वस्तु का क्या करता है? निर्माण। टीचर क्या करता है? एक मिनट को सही लगा ले। एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर कोई भी टीचर क्या करता है? पाठ्य वस्तु का निर्माण करता है। मान लो जो भी उसको कैरिकुलम करवाना है, जो भी क्या करवाना है,
कैरिकुलम है उसका क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। और बालक टीचर की सहायता नहीं लेगा, बल्कि उसके बिना अपनी गति से, अपनी स्पीड से जो भी उसने निर्माण किया ना पाठ्य वस्तु का, छोटे छोटे भागों में बांटकर और अधिगम पढ़ते हुए स्वयं सीखता है। पढ़ते हुए क्या सीखेगा, खुद सीखेगा। समझ रहे हो ना कि भाई देख, एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी टीचर होता है वो पाठ्य वस्तु का पहले तो निर्माण करता है, कैरिकुलम का क्या करता है, निर्माण करता है। और जो बालक होता है उसको टीचर की मदद नहीं चाहिए, क्योंकि जो कैरिकुलम का निर्माण है वो किसके लिए किया जाएगा, वो बच्चों के लिए किया जाएगा। जो कैरिकुलम का निर्माण है वो किसके लिए किया जाएगा, वो बच्चों के लिए किया जाएगा। और बालक जो है वो टीचर की सहायता के बिना, मतलब बालक को टीचर की सहायता नहीं चाहिए, उसकी सहायता के बिना ही अपनी गति से, मतलब जैसा वो उसकी गति तेज है, मंद है, एवरेज है, अपनी गति से पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटता है और खुद पढ़ता है, खुद सीखता है। देखो जैसे मैं आपको कैरिकुलम तैयार करके दे दूं, भाई देखो ये कैरिकुलम है तुम्हारा, बट मैं आपको ये कैरिकुलम दे दूं और आप मेरी सहायता लो ही ना, और आप अपनी मर्जी से उसको छोटे छोटे भागों में बांट लो और फिर आप खुद सीख लो उसको। समझ रहे हो ना, छोटे छोटे भागों में बांटकर आपने खुद ने उसको सीख लिया। ये क्या होता है, ये प्रोग्राम्ड लर्निंग होता है। ये क्या होता है, प्रोग्राम्ड लर्निंग। यानी कि एक प्रोग्राम बनाकर दे दिया जाता है कि आपको ये इतना इतना पढ़ना है और आप उसको लर्न करते हो। आप क्या करते हो, उसको लर्न करते हो। तो उस प्रोग्राम को जो एक टीचर ने आपको बनाकर दिया, आप क्या कर रहे हो, उसको लर्न कर रहे हो। तो ये 4 प्रकार का होता है भाई। ये कितने प्रकार का होता है, जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है वो कितने प्रकार की होती है, वो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, सबसे पहले बात करते हैं रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन क्या होता है, जिसको हम लोग लाइनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, रेखीय एक रेखा के अंदर, लाइनियर होता है ये क्या होता है, लाइनियर एक रेखा के अंदर, सीधी रेखा के अंदर। समझ रहे हो ना, क्या है ये, लाइनियर है। तो लाइनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, इसके प्रवर्तक कौन है, स्किनर है। जो लाइनियर है इसके प्रवर्तक कौन है भाई, स्किनर है। स्किनर ने किसके ऊपर जोर दिया, पुनर्बलन के ऊपर। सीधी सी बात है, क्योंकि ये पुनर्बलन के जनक है। पुनर्बलन के क्या है, ये पुनर्बलन के रीइंफोर्समेंट के जनक है। तो ये उसके ऊपर बल देंगे ना जिसके ये जनक है। तो ये कहते हैं कि बालक जो है वो पूर्व ज्ञान से, मतलब अपनी प्रीवियस नॉलेज से नई नॉलेज की ओर बढ़ते हैं और सीखते हैं। बालक क्या करते हैं, अपने पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की ओर बढ़ते हुए क्या करते हैं, अधिगम करते हैं और पुनर्बलन भी प्राप्त करते हैं। अब देखो कोई भी चीज कैसे सीखी जाएगी, पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को कनेक्ट करना पड़ेगा भाई, है ना। तो अधिगम कर लोगे आप लोग उसको, उससे फिर क्या मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा। जब आपको सीखोगे तो कोई आपको शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपके नंबर अच्छे आएंगे, अरे कुछ तो पुनर्बलन मिलेगा। क्लियर। तो ये रेखीय होता है। ये क्या होता है भाई, ये रेखीय होता है। रेखीय का मतलब समझ गए आप, रेखीय का मतलब क्या होता है कि जहां पर पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए नए ज्ञान को क्या करता है, सीख लेता है, अधिगम कर लेता है। उसके बाद नंबर 2 पर है हमारा शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन। ज्यादा हो गया, हाँ जी। उसके बाद है हमारा शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन, यानी कि ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। शाखीय कौन सा होता है, वो तो रेखीय था, वो तो रेखा एक सरल रेखा में लीनियर था। ये क्या है, ये ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग का मतलब क्या है, इसके प्रवर्तक है नॉर्मन ए क्राउडर। इसके प्रवर्तक क्या है, नॉर्मन ए क्राउडर। आप याद कैसे करोगे कि जो क्राउडर से आप कौवा लगा लो, क्रो। क्राउडर से क्या लगा लो, कौवा, क्रो। जो क्रो है, क्रो कहां पर बैठता है, ब्रांच पर, शाखा पर, पेड़ की टहनी पर बैठता है। जो क्राउडर का मतलब क्रो, क्रो कहां बैठता है, शाखा पर। ठीक है। तो इन्होंने किसके ऊपर बल दिया, समस्या के निदान व उपचार पर। देखो भाई, कोई भी समस्या होती है तो उसका क्या किया जाता है, उसका निदान भी किया जाता है और उसके बाद उसका क्या किया जाता है, उपचार भी किया जाता है। निदान भी, डायग्नोस, निदान क्या होता है, निदान को हम लोग क्या बोलते हैं, डायग्नोस बोलते हैं, डायग्नोस। और उपचार क्या होता है, रिमीडियल। उपचार क्या होता है भाई, रिमीडियल होता है। भाई देखो, अब निदान और उपचार का काम 2 ही व्यक्ति करते हैं। कौन, एक तो करता है टीचर और दूसरा करता है डॉक्टर। तो निदान और उपचार का काम 2 ही व्यक्ति करते हैं, डॉक्टर और टीचर। अब डॉक्टर क्या करेगा, आप डॉक्टर के पास जाओगे, कहोगे डॉक्टर साहब मेरे को तो बुखार हो है भाई, मेरे को तो फीवर आ गया। तो डॉक्टर क्या करेगा, वो आपका चेकअप करेगा। चेकअप कैसे करेगा,
वो ये देखेगा कि आपको कितना फीवर है, कितना बुखार आपको आया है, ठीक है ना, आपका जो है बीपी क्या क्या है, डाउन है, अप है। तो ये क्या है, ये निदान हो रहा है। ये क्या हो रहा है, निदान हो रहा है, यानी कि समस्या के कारण को जाना जा रहा है। जैसे आप 3 दिन बुखार चढ़ गया, आप कहोगे जी 3 दिन हो गया बुखार चढ़ते हुए, डॉक्टर क्या कहेगा, ब्लड टेस्ट कराओ जी, वो लिख देगा। वो लिख देगा कि ब्लड टेस्ट करा के आओ फिर मैं दवाई दूंगा, पहले ब्लड टेस्ट कराओ। तो ये ब्लड टेस्ट करवाना क्या है, ये समस्या का निदान है, यानी कि समस्या के कारण का पता लगाना। और जब आपको समस्या का पता चल जाएगा कि भाई उसको तो वायरल बुखार है, तो डॉक्टर क्या करेगा, उसका उपचार करेगा, रिमीडियल करेगा, रिमीडियल करेगा, उपचार करेगा, रिमीडियल मेडिसिन देगा उसको, मतलब उपचार करेगा। तो इसी तरह से टीचर भी करता है। टीचर ये देखता है कि बच्चे की कमी कहाँ पर है, बच्चे को क्या चीज़ नहीं आती। जैसे टीचर क्या कर लेता है, क्लास टेस्ट लेता है। क्लास में टीचर क्या लेगा, टेस्ट लेगा ना। तो क्लास में टेस्ट क्यों लेता है, वो लेता है निदान करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए कि बच्चे की कमी कहाँ पर है, क्या बच्चे को जो मैंने पढ़ाया वो सारा समझ में आ गया या नहीं आया, ठीक है। फिर उसके बाद वो उसका उपचार करेगा, अगर मान लो नहीं समझ में आया तो उपचार करेगा, रिमीडियल करेगा। क्लियर। बालक की समस्या को जानकर उपचार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, मैथेटिक्स। मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन, जिसको बोला जाता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मैथेटिक्स। तो ये मैथेटिक्स क्या होता है भाई, ये मैथेटिक्स क्या है, मैथेटिक्स का मतलब है, इसके प्रवर्तक गिलबर्ट है। और ये कहते हैं, गिलबर्ट ने किसके ऊपर जोर दिया, पाठ्य वस्तु के स्वामित्व पर, यानी कि जो कैरिकुलम है ना, इसके स्वामित्व पर, इसको होल्ड करना, इसके ऊपर इन्होंने जोर दिया कि जो पाठ्य वस्तु है इसके ऊपर स्वामित्व अपना होना चाहिए। ये कहते हैं कि बालक को 3 नियमों से अधिगम करवाना चाहिए। अधिगम आना लर्निंग, आप इंग्लिश में तो क्या बोलते हो, लर्निंग बोलते हो, हिंदी में इसी को आप सीखना बोलते हो, और इसी को साइकोलॉजी में अधिगम बोला जाता है। कोई नया शब्द थोड़ी ना है, कोई नई बात थोड़ी ना है। तो ये कहते हैं गिलबर्ट कि श्रृंखला का नियम, कि बच्चे को चेन लर्निंग करवानी चाहिए। चेन लर्निंग, चेन का मतलब पहले आसान बात बताओ, फिर मुश्किल, फिर मुश्किल, फिर मुश्किल, चेन बना दो आप। बच्चे को आप चेन लर्निंग से सिखाओगे, ऐसे थोड़ी ना कि आप पहले बच्चे को मुश्किल बात सिखा दोगे, आसान बाद में सिखाओगे, बच्चा कभी सीख ही नहीं पाएगा। मतलब बच्चे को आपने जनरल टू स्पेसिफिक की ओर लेकर जाना है, श्रृंखला, एक चेन बनानी है। आपने गैगने की, रॉबर्ट गैगने की थ्योरी आपने पढ़ी है ना, रॉबर्ट गैगने की थ्योरी, भाई जिसने नहीं पढ़ी ना वो पढ़ लेना, वैसे तो एस्टेट में पढ़ी होगी, एक बार केवीएस के लिए भी पढ़ लेना। ये थ्योरी मैं नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि आपके सिलेबस में गिवन नहीं है, लेकिन रॉबर्ट गैगने से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार। कई बार केवीएस, वो केवीएस है जो एचपीएससी है, वो पर्सन, एचपीएससी तो खैर पहली बार ले रही है इसको, कि कोई भी एग्जाम हो जब वो थ्योरी की बात कर रहा है तो रॉबर्ट गैगने की थ्योरी भी पूछ सकता है। बाकी थ्योरी तो मैं करवा दूंगी आपको, थोरनडाइक की करवा दी, पेवलोव की, स्किनर की करवा रही हूँ, हल्की, गुथरी, टोलमैन, ब्रूनर, जीन पियाजे, सारी करवाऊंगी। लेकिन आप रॉबर्ट गैगने की खुद से पढ़ लेना, आपको आती है ये सारी, मुझे पता है, आप सारे एस्टेट क्लियर करे बैठे हो, तो आप तो हो ही एक टीचर, तो आपको आती है। गैगने की पढ़ लेना, गैगने ने श्रृंखला का नियम दिया था, उन्होंने सोपान की हिरार्की बनाई थी। उसके बाद है सामान्यकरण। ये कहते हैं कि बच्चे को सामान्यकरण यानी कि जनरलाइज करके पढ़ाना चाहिए, है ना। सामान्यकरण क्या होता है, जनरलाइजेशन होता है, ठीक है। विभेदीकरण, विभेदीकरण क्या होता है कि आपको अलग अलग पता होना चाहिए, चीजों के अंदर अंतर करना आना चाहिए, विभेद आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर अभिकर्मित अनुदेशन, ठीक है। तो कंप्यूटर अभिकर्मित अनुदेशन क्या होता है, कंप्यूटर अभिकर्मित अनुदेशन का मतलब क्या है कि बालक कंप्यूटर में वांछित अनुदेशनों के आधार पर, मान लो कुछ हम चाहते हैं, उसके आधार पर कोई पैकेज तैयार कर लिया और खुद को उसको कंप्यूटर में लोड करेगा और फिर प्रश्नों की अनुक्रिया करता चलता जाता है, ठीक है ना। जो कंप्यूटर के अंदर जो वो चाहता है ना करना, वो खुद लोड करेगा कंप्यूटर में और उसके बाद प्रश्नों की अनुक्रिया करता चला जाता है। इसमें तीनों प्रकार के अनुदेशनों का प्रयोग किया जा सकता है भाई, लीनियर का भी, और मैथेटिक्स का भी, और ब्रांचिंग का भी। इनको देने वाले का नाम याद रख लेना बस, और मेन बात किसके ऊपर जोड़ दी वो याद कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं कि हल के इस सिद्धांत की क्या महत्व है, किसके अंदर, एजुकेशन के अंदर, यानी कि स्टडी के अंदर हम जो कर रहे हैं, एजुकेशन इम्प्लीकेशन कौन कौन से हैं। अब मेन बात ये आती है कि इसके क्या क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है इसके, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इम्प्लीकेशंस आएगा भी कहीं, आप सोचो इंपॉर्टेंट लिखा है मैडम ने। तो पहला तो क्या है, ये शिक्षा में कैसे काम आएगा ये सिद्धांत, सीखने को स्वरूप प्रदान करना,
सीखने को स्वरूप प्रदान करना। तो यानी कि सीखने को क्या एक शेप देगा, ये स्वरूप प्रदान कर देगा, है ना। अब जैसे अभी हमने बात की अभिकर्मित अनुदेशन की, तो वो बताएगा ना कि आप बच्चे को कैसे सिखा सकते हो, बच्चा कैसे सीखेगा। तो ये सीखने को एक स्वरूप, एक शेप दे देता है भाई। जैसे थॉर्नडाइक का कबूतर, उसकी स्किनर ने कबूतर के ऊपर किया और चूहे के ऊपर किया, तो वो क्या कर रहे हैं, सीखने को एक शेप दे रहे हैं। तो आप अगर कुछ सिखाना चाहते हो बच्चों को, तो आप इसकी सहायता ले सकते हो कि बच्चे काम करेंगे, लेकिन अगर आप उनको पुनर्बलन दोगे तो वो काम ढंग से और भी करना शुरू कर देंगे। फिर आप बालक के अंदर शब्द भंडार को इस तरीके से बहुत ज़्यादा बड़ा कर सकते हो कि बालक का शब्द भंडार बड़ा हो जाएगा। क्योंकि देखो, जितनी बालक को वोकैब आएगी वो उसके लिए उतनी ही फायदेमंद होगा, ठीक है। तो आप बच्चा का शब्द भंडार कैसे बड़ा करोगे, आप बच्चे को शब्द याद करने दोगे, जब याद कर आएगा तो उसको पुनर्बलन दोगे, पुनर्बलन दोगे तो अगले दिन फिर और अच्छी तरह से याद करके आएगा, फिर पुनर्बलन दोगे तीसरे दिन और ज़्यादा अच्छी तरह से याद करके आएगा। क्लियर बात है। उसके बाद आप बच्चे को प्रोग्राम्ड लर्निंग करवा सकते हो। प्रोग्राम्ड लर्निंग का मैंने आपको सारा कुछ अभी समझाया है, ये एक देन है शिक्षा मनोविज्ञान को। उसके बाद रिमीडियल टीचिंग, उसके बाद क्या है, रिमीडियल टीचिंग। आप रिमीडियल टीचिंग कर सकते हो। रिमीडियल टीचिंग का अभी भी बताया मैंने आपको, रिमीडियल टीचिंग का अभी भी बताया कि नहीं, कि आप क्या करोगे, बच्चे का डायग्नोस करोगे, डायग्नोस के बाद रिमीडियल करोगे। यानी कि बच्चे की कमी कहाँ है, उस कमी का पता लगाकर उसको क्या कर दोगे, रिमीडियल टीचिंग उसको आप दे दोगे। उसके बाद आपको बालक के परिणाम की जानकारी हो जाएगी। पहले ही आपको बालक के परिणाम की जानकारी रहती है। उसके बाद पुनर्बलन, बालक को पुनर्बलन दिया जा सकता है इसके जरिए, ठीक है। थोड़ा सा ये इस तरह से हो गया, इसको ऐसे लिख लेते हैं, पुनर्बलन, ठीक है ना। बालक को आप क्या दे सकते हो, इसके द्वारा पुनर्बलन देकर बहुत कुछ नया सिखा सकते हो। उसके बाद बालक जो है इससे संतुष्ट भी होगा। जब आप बालक को सिखाओगे तो एक संतोष की भावना बालक के मन के अंदर भी होगी और आपके मन के अंदर भी होगी, ठीक है। और आप स्मॉल स्टेप्स, यानी कि छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर आप बहुत कुछ बालकों को सिखा सकते हो, ठीक है। अब देखो, यह जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के द्वारा मनोरोगी, जो मनोरोगी होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए बढ़िया है। ये सिद्धांत पशु और पक्षियों के लिए बहुत बढ़िया है। पशु और पक्षियों को अगर कुछ सिखाना हो तो इस सिद्धांत के माध्यम से सिखाया जा सकता है। और छोटे बच्चों पर लागू होता है। और क्या है, छोटे बालकों पर, किसके ऊपर, छोटे बालकों पर लागू होता है। लेकिन जो बुद्धिमान प्राणी हैं उनके ऊपर यह काम नहीं करेगा भाई। बुद्धिमान प्राणी के ऊपर काम नहीं करेगा। समझ गए क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बुद्धिमान प्राणी को तो वैसे ही ध्यान होता है, पहले हर एक काम का उसको नॉलेज होती है, वो ऐसे थोड़ा ना सीखेगा उछल कूद करके। तो बुद्धिमान प्राणी के काम की नहीं है, बाकी मनोरोगियों के काम की है, पशु पक्षियों के काम की है और छोटे बालकों के काम की है ये थ्योरी, ठीक है ना। तो ये सबसे जो है बढ़िया थ्योरी मानी जाती है, ठीक, क्लियर। तो अब हम मिलते हैं आगे नेक्स्ट थ्योरी के साथ। आपका थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।